क्या
हेलो गाइस। मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ विद इन 5 मिनट। हेलो। यस। सेशन स्टार्ट करें। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी आ रही। ओके, तो हमारा जो आज का सेशन है, हाँ बोलिए संजू। संजू दत्त बोलिए। नहीं सर, नहीं, ये गलती से हुई है। ओके, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। सब दिखेगा सूरज जी, सब दिखेगा, वेट करिए। टॉपिक बताइए, आज आपका टॉपिक क्या है? Basic technical skills, handling micro ATM biometric device. गुड, नॉलेज है आपको। सभी लोग अपनी एक एक प्रेजेंट भेज दीजिए अपने ग्रुप में, कम करके फास्ट। अभी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ ओके सर, हाँ सो रहे हैं। सो हमारा आज का जो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी माइक्रो एटीएम और पॉस मशीन्स के ऊपर है। जितने भी हमारे डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको लेके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि सभी लोगों को समझ में आए, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर बैठे क्लासरूम में। मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन भी पूछता रहूंगा, उनके भी आंसर्स आप करते रहेंगे। ओके, सो क्या है माइक्रो एटीएम, पॉस मशीन, थंब इम्प्रेशन मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनका यूज हम अपने बीसी सेंटर्स को ऑपरेट करने में करते हैं। और बीसी सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए इन सभी डिवाइस का उपयोग करना और उसको प्रॉपर मेंटेन करना हमको आना चाहिए। अगर हम ये काम नहीं कर पाते तो थोड़ा सा इशू बनता है, क्योंकि आजकल सभी काम जितने भी हुए हैं बैंकिंग से रिलेटेड सब डिजिटल हो चुके हैं, कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले ये समझ लें कि क्यों माइक्रो एटीएम की जरूरत पड़ी है। देखिए, भारत जो देश है एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अधिकतर मोस्टली जो संख्या होती है, जनसंख्या, वो हमारे ग्रामीण अंचल में निवास करती है। और ग्रामीण अंचल में निवास करने की वजह से ग्रामीण अंचल में निवास करने की वजह से सभी लोगों को बैंक की सुविधाएं जरूरी हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, स्टार्टिंग में जब हम शुरू में जाएं तो
बैंक हुआ ही नहीं करते थे। और उससे पहले क्या होता था, लोग बाग अपने पैसे को अपने किसी संबंधित के पास रखते थे जो समझदार हो, या फिर अपने पैसे को वो किसी आ, साहूकार जो पैसों से साहूकार जमीन संबंधित कार्य। हाँ जी बोलिए। साहूकार जमींदार के पास रखते थे। हाँ, कई तरह से वो अपना पैसा रखते थे। इसके अलावा कभी कभी पैसा अपना जमीन में भी गाड़ देते थे। तो इस तरह की पहले व्यवस्थाएं थी, क्योंकि बैंक जैसी कोई सुविधा नहीं थी। अगर वो किसी संबंधित के पास या अपने किसी साहूकार के पास, अपने राजा के पास अगर वो पैसा जमा करते, तो जिस समय उसको पैसा चाहिए होता था उस समय वो पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते थे, और उनको असुविधाओं का सामना बहुत करना पड़ता। इन सब असुविधाओं से बचने के लिए स्टार्ट किया, और भारत सरकार, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत सरकार ने प्रारंभ किया बैंकिंग सुविधाएं। बैंक क्या करते हैं, अपने पैसे को किसी भी व्यक्ति के पैसे को अपने पास जमा रखते हैं, और जब भी उसको विड्रॉल करना है, जब भी उसको पैसे की आवश्यकता है, मैं ब्याज के उसको पैसा रिटर्न करते हैं। लेकिन बैंक तो आ गए, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि वो ग्रामीण अंचल में ज्यादा विकसित है, ज्यादा बसा हुआ है। लेकिन बैंक की जो सुविधाएं हैं वो मोस्टली शहरी अंचल में ही प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि बैंक की एक ब्रांच खोलने में जितना खर्चा होता है, वो उस खर्चे को देखते हुए छोटे छोटे ग्रामीण लेवल पे वो बैंक नहीं ओपन कर सकते हैं। तो लेकिन वर्तमान युग में पैसे की जो आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति को होती है, चाहे वो ग्रामीण अंचल का हो चाहे शहरी अंचल का हो, सभी को पैसे की आवश्यकता है। तो इस बात को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने प्लान किया कि किस तरीके से अपने बैंकों को छोटे छोटे सेक्टर्स में पहुंचाया जाए। तो क्या किया जाए कि कुछ ऐसे सेंटर ओपन कर लिए जाएं, ऐसे काम ओपन कर लिए जाएं जिनके सहायता से प्रत्येक गांव के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को इस सुविधाओं का लाभ मिल सके। किन सुविधाओं का? फाइनेंस से संबंधित, मतलब पैसे की निकासी, पैसे का जमा करना, और अपने खाते की जानकारी लेना, लोन के बारे में जानकारी लेना, और भी जितनी भी बैंकिंग वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में पूरी जानकारी उस ग्रामीण अंचल के व्यक्ति को मिल पाए, और अगर उसको कोई पैसा निकालना है तो आसानी से वो अपना पैसा विड्रॉल कर पाए। इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने बीसी सेंटर्स का प्रारंभ किया। क्या है कि लोगों को अगर कोई ग्रामीण अंचल से व्यक्ति आता है तो उसका एक शहर तक पैसे को लेने आने के लिए, या पैसे को जमा करने के लिए, या बैंक से निकाले हुए धनराशि को अगर वो अपने घर ले जाता है, और इस बीच में अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम होती है, एक सेकंड में कॉल ले लूं। हेलो। तो बैंक ने क्या तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसा निकाल के या पैसा जमा करने जाता है, और रास्ते में ही कई बार उसके साथ चोरी, लूट पाट, ये सब कुछ होने की संभावनाएं रहती हैं। किसानों के साथ तो अधिकतर ऐसा होता है। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए बीसी सेंटर्स का प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ बीसी सेंटर भी कहाँ कहाँ खोले जाने लगे, जहां पर ब्रांच पर लोड ज्यादा है वहां पर बीसी सेंटर ओपन होते हैं, या फिर जहां जैसे ब्लॉक सेक्टर में, ब्लॉक में बीसी सेंटर ओपन होते हैं। अभी भी ग्रामीण अंचल तक बीसी सेंटर नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा बड़ा ग्राम होगा, बड़ा गांव होगा तो वहां पर बीसी सेंटर हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे गांव में जहाँ की आबादी 10-5 हजार कैंडिडेट हैं, 4 हजार है, किसी किसी गांव में 100-50 लोग ही रहते हैं, वहां के लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल माइक्रो एटीएम का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रो एटीएम क्या है? एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए से
हम पेमेंट को निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं और खाते की जानकारी भी ले सकते हैं। वी कैन डिपॉजिट द मनी और विड्रॉल एंड वी कैन इंक्वायरी ऑफ बैलेंस। तो इन सारी सुविधाओं के लिए माइक्रो एटीएम जैसी मशीन को प्रारंभ किया गया। अब माइक्रो एटीएम क्या है, और इसके साथ साथ एक मशीन और आती है जिसका नाम है पॉस मशीन। पॉस मशीन का भी प्रारंभ किया गया। तो ये सारी मशीनों का क्या उपयोग है, ये सब हम समझते हैं। आप लोगों में से कितने लोग पॉस मशीन का उपयोग करते हैं? तो माइक्रो एटीएम का कर रहे हैं फिलहाल। कौन सा कंपनी का है? मेरे पास स्पाइस का है, मूवी सफर का है। दो हैं? हाँ, स्पाइस का भी है, मूवी सफर का भी है। चलिए अभी आपसे कुछ एक्सपीरियंस लेंगे आपका। ओके, जी देखिए ये एक फॉर्म है माइक्रो एटीएम का। एक कंपनी है पे नियर वाई। इस जी सर। कंपनी का माइक्रो एटीएम ऑलमोस्ट 1899 रुपए से स्टार्टिंग होती है और 7 से 8 हजार रुपए तक के माइक्रो एटीएम ये प्रोवाइड करती है, और मार्केट में 10 से 20 हजार रुपए तक के माइक्रो एटीएम उपलब्ध हैं। जितने भी माइक्रो एटीएम होते हैं, ये सारे माइक्रो एटीएम डिपेंड होते हैं इनके कमीशन और इनकी फैसिलिटी के बेस पर इनकी कॉस्ट डिसाइड की जाए। ठीक है, अमन आपके पास कौन सा माइक्रो एटीएम है और क्या कमीशन देता है? तो स्पाइस का है, मूवी सफर का है। कमीशन उसमें मैक्सिमम 10 रुपए तक की है, क्योंकि हमारा मेन फोकस वैसे विड्रॉलिंग का नहीं है, ज्यादा हमारे यहाँ पे काम मनी ट्रांसफर का है। पेमेंट विड्रॉल करने का काम? विड्रॉल का कम है, ज्यादा ट्रांसफर का है। अच्छा अच्छा। जी। तो इसमें 5-10 रुपए, तो मैक्सिमम 10 रुपए तक आता है। बाकी इनके अलग अलग मेंबरशिप प्लान है, अगर मेंबरशिप प्लान लेंगे तो उसमें 15 रुपए तक भी जाता है। ओके, करेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि प्लान डिपेंड होते हैं इसकी कॉस्टिंग के ऊपर। अगर आप बड़े प्लान ले लेते हैं तो थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ेगी माइक्रो एटीएम की, लेकिन आपको ये सुविधाजनक रहेगा। हम क्या क्या माइक्रो एटीएम की सहायता से कर सकते हैं? तो सबसे पहला है माइक्रो एटीएम की हेल्प से हम फुल सेटअप देख सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी पैसा विड्रॉल करना है तो हम माइक्रो एटीएम की हेल्प से कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम का यूज कैसे करते हैं? माइक्रो एटीएम जब हम परचेस करते हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन हमारे पास आती है। उस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और उसके थ्रू उसकी वॉलेट, उसका बैलेंस एक्सेट्रा सारी चीजों का यूज हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या क्या काम हम माइक्रो एटीएम में करते हैं? सेल्स का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंकिंग इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ लोग तो माइक्रो एटीएम का इतना अच्छा उपयोग करते हैं कि पर डे के लगभग 500 से 800 रुपए भी कमा रहे हैं। इसका उपयोग ये कर सकते हैं आप कि अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं। माइक्रो एटीएम का अगर आप डीसी सेंटर भी नहीं चला रहे हैं और ओनली माइक्रो एटीएम का यूज कर रहे हैं और उसी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप अपने किसी भी शॉप में, जैसे आपका कोई जनरल स्टोर है, आपका कोई दूध डेयरी है, या आपका कोई और बिजनेस है जहां पर आप डेली बैठते ही हैं, तो वहां आप एक बोर्ड लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ बैंकिंग संबंधित नगद लेन देन किए जाते हैं माइक्रो एटीएम के थ्रू, और उसके जरिए आप अपना कस्टमर मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप कस्टमर से किस तरह की लाइजनिंग रखते हैं, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपका बातचीत का लहजा, उसको सुविधाएं प्रोवाइड करने का तरीका, उसको कौन कौन सी सुविधाएं आप दे रहे हैं। अगर आप कस्टमर से अच्छे से बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो कस्टमर बार बार आएगा और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके यहाँ लेकर आएगा। सो माइक्रो एटीएम
के थ्रू आप अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं। आप चाहें तो पर्टिकुलर कोई भी एक गांव काउंट कर सकते हैं और वहां जाकर अपने माइक्रो एटीएम का यूज कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। आप अपनी शॉप में माइक्रो एटीएम को रख सकते हैं और वहां से नगद का लेन देन कर सकते हैं। एटलीस्ट आप इतना पैसा तो कमा सकते हैं पर डे का 200 से 300 घर बैठे दुकान पे बैठे हुए, कि आपके जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं वो माइक्रो एटीएम की हेल्प से ही क्लियर हो सकते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हाँ, तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म है माइक्रो एटीएम के, जिनको हम मार्केट से परचेज करते हैं और माइक्रो एटीएम कनेक्ट होता है आपके अकाउंट से। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या आप अपना सेविंग अकाउंट उपयोग करते हैं अपना माइक्रो एटीएम या अपना बीसी सेंटर चलाने के लिए? नहीं सर। ठीक है। आकाश वर्मा जी? आकाश जी हैं कि नहीं ऑनलाइन? जी सर, जी जी सुन रहे आप कौन सा अकाउंट यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए? हैं जी। एसबीआई का सेविंग यूज कर रहे हैं अभी तो। देखिए, हमें हमेशा जब भी कोई व्यापार बिजनेस करें तो हम जी कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, तो हमको जरूरी है कि हम व्यापार के लिए करंट अकाउंट का ही उपयोग करें। सेविंग अकाउंट जी हमारे जी पर्सनल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, ना कि व्यावसायिक उपयोग के लिए। और अगर जी जी। व्यक्तिगत खाते से आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन अगर कर लेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और अपना करंट अकाउंट ओपन कराएं। तो सभी लोगों से मैं अभी निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना अपना करंट अकाउंट ही ओपन कराइए। बिजनेस करना है, व्यापारिक लेन देन करना है, तो आप सभी लोग अपना करंट अकाउंट से ये करें, ना कि सेविंग अकाउंट से। इस मशीन का नाम बताइए। ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार, मशीन का नाम बताइए। सूरज करपात्रे, सूरज जी ऑनलाइन है कि नहीं? हाँ, ये पॉस पॉस मशीन है। ये पॉज मशीन है, इसका यूज किया है कभी आपने? वो बिलिंग मैंने ये देखा है, किया नहीं है। ओके। सौरभ जी बताइए, सौरभ साहू क्या बोलना चाह रहे हैं?
मशीन है। सौरभ बोलिए, बोलिए सौरभ, हेलो। आवाज आ रही है सौरभ, हमको बोलिए आप क्या चाह रहे हैं। जी सर, ये पॉस मशीन है। ये अपने पेट्रोल टंकियों पे बड़े बड़े शॉपों पे अवेलेबल होती है, जहाँ पे कार्ड पेमेंट यूज किया जाता है। इससे अपन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया सौरभ ने। सौरभ जी और सभी कैंडिडेट सुन लीजिए, ये एक पॉस मशीन है और ये मूवेबल मशीन होती है, हम इसको मोबाइल मशीन भी कह सकते हैं, कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं। दूसरा, ये हमको जो मिलती है ज्यादातर मोस्टली पेट्रोल पंप, मॉल्स, मिनी मॉल्स और कोई बड़ी शॉप होती है, वहां पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और इन पॉस मशीन और माइक्रो एटीएम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहला चीज होता है, ये पॉस मशीन जो होती हैं ये बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और माइक्रो एटीएम हम प्राइवेट कंपनी से खरीदते हैं। ठीक है। दूसरा है कि पॉस मशीन को उपयोग करने के लिए आपको बैंक को खरीदते समय भी कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है और मंथली भी कुछ ना कुछ पेमेंट आपको रेंटल एज अ रेंटल पे करना होता है। पॉस मशीन में जो सेटलमेंट होता है अमाउंट का, ये 24 से 72 घंटे के अंदर होता है। पेमेंट सेटलमेंट से क्या मतलब है, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है और वो आपके खाते में किसी कस्टमर के द्वारा कोई ट्रांजेक्शन किया गया है और वो उसके खाते में आना है, तो वो एक टाइम लिमिट के बाद आता है। और हमको चाहिए कि हमारा जो पेमेंट है वो रियल टाइम में आए, कुछ टाइम के बाद ना आए। तो इसके लिए फिर पॉस मशीन अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है। दूसरा, पॉस मशीन उपयोग करते समय जब पेमेंट आता है तो कुछ अमाउंट डिडक्ट होके हमको मिलता है और माइक्रो एटीएम में हमको अमाउंट प्लस करके मिलता है। जैसे अभी किसी ने बताया था, अमन ने बताया था कि वो माइक्रो एटीएम यूज करते हैं और उनको 10 रुपए के लगभग मिल जाता है। लेकिन पॉस मशीन में अगर आपने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है तो पॉस मशीन का जो चार्ज होता है, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 50 पैसा हो, चाहे वो 2 रुपए हो, वो डिडक्ट होकर उसको 98-99 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये मशीन के उपयोग का चार्ज होता है। लेकिन माइक्रो एटीएम में पैसा प्लस होके आता है, ना कि माइनस। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन है। अब अगर किसी भी क्लाइंट को, हमको अगर कोई ट्रांजेक्शन करना है और बैंक की साइड से ही हमको कमीशन मिल रहा है, तो डेफिनेटली बात यह है कि हम दूसरे क्लाइंट से कमीशन लेंगे ही नहीं। जो हमारा क्लाइंट है तो वो हमारे यहाँ बार बार आएगा, क्योंकि मार्केट में दूसरे लोग उससे बार बार पैसे मांगते हैं और हमारे यहाँ उसको पैसे पूरे दिए जाते हैं। तो वो खुद तो आएगा ही, आपको और भी मार्केट डेवलप करके देगा और भी लोगों को लेकर आएगा। तो पॉस मशीन के कंपैरिजन में पहले पॉस मशीन मार्केट में चलन में था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पॉस मशीन को बंद कर दिया गया, वो कम कर दिया गया उपयोग में, और माइक्रो एटीएम की उपयोगिता बढ़ गई। दूसरा, माइक्रो पॉस मशीन अब तो जो नई डेवलप हो गई उनमें थंब इम्प्रेशन का भी ऑब्जेक्ट आ गया है, बट माइक्रो एटीएम में थंब से भी पैसा निकाला जा सकता है। पहले वाली पॉस मशीन में ऐसा नहीं था, लेकिन जिसका फोटो मैंने टैग किया है इसमें तो थंब आप लगा सकते हैं। अब पॉस मशीन में और माइक्रो एटीएम में क्या डिफरेंस है, एक तो तुरंत सेटलमेंट हो सकता है, बेस्ट कमीशन मिलता है और कमाई आजीवन है। आपको पॉस मशीन खरीदेंगे तब पैसा देना है, फिर इसका मंथली रेंटल देना है, उसके बाद आपका और जो भी पेमेंट होता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन माइक्रो एटीएम में आपको एक बार माइक्रो एटीएम परचेज करना है, इसके बाद आप जब तक माइक्रो एटीएम आपके पास रहेगी तब तक वो आपको पैसा देती रहेगी, आपका कोई पैसा कटने वाला नहीं है। तो इस वजह से माइक्रो एटीएम पॉस मशीन से ज्यादा चलन में आ गए हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है? जी। यस सर।
यस सर। ओके, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए यहाँ तक, फिर आप बोलेंगे सर पीपीटी शेयर करिए, जबकि हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑन स्पॉट जो पढ़ा देंगे वो आपके लिए हमेशा याद रहेगा, बजाय इसकी कि आप पीपीटी ले लेकिन पढ़ते नहीं। सर माइक्रो एटीएम से एपीएस वाला पैसा निकाल सकते हैं क्या? हाँ, माइक्रो एटीएम एपीएस वाला पैसा इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि माइक्रो एटीएम को कनेक्ट कर लिया जाता है एपीएस मशीन से, आप देख सकते हैं शायद, और यहाँ पर जब इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो हम इससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। बिना एटीएम कार्ड के भी? हाँ, थंब लगा के आप पैसा विड्रॉल कर सकते थैंक यू। क्रेडिट कार्ड से भी विड्रॉ होता है। हेलो, माइक्रो एटीएम जो मशीन है उससे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस भी विड्रॉ होता है। अजय आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही। बाइक से रुकने के लिए बोलिए उनको। ये बोल रहा है सर कि जो क्रेडिट कार्ड से भी विड्रॉ होता है माइक्रो एटीएम मशीन से। माइक्रो एटीएम में डेबिट कार्ड उपयोग किया जा सकता है, और क्रेडिट कार्ड उपयोग करना है तो पॉस मशीन का उपयोग करना है। अगर मार्केट में कुछ नई कंपनियां भी आ चुकी हैं जो क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड एक्सेप्ट करती हैं, थोड़ी कॉस्टली हैं बट उनकी फैसिलिटी बढ़ चुकी हैं। आप लोग जब भी माइक्रो एटीएम खरीदते हैं तो सबसे पहले आप उस माइक्रो एटीएम वाली कंपनी की ग्रेडिंग चेक करें, टर्म्स एंड कंडीशन चेक करें, उसके बाद उसका कमीशन चेक करें। ये ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आप माइक्रो एटीएम परचेज कर सकते हैं। ये बोल रहा है माइक्रो एटीएम को बनाओ दुकान बैंक, तो आप माइक्रो एटीएम के साथ पॉस मशीन का वो थंब इम्प्रेशन मशीन का प्रयोग करके अपना पैसा विड्रॉल करा सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब ये है कि आपको एक बार वन टाइम एक मशीन खरीदना है, इसके बाद आपके पास वो मशीन जब तक रहेगी तब तक आपको वो पैसा प्लस करके देती रहेगी और आपका कोई नया इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कराएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि इनकम अपॉर्चुनिटी माइक्रो एटीएम के थ्रू कैसे हो सकती है। कैसे खरीदें माइक्रो एटीएम और कहाँ मिलेगा? तो माइक्रो एटीएम खरीदने के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये सारी प्राइवेट कंपनियां होती हैं और इनकी ऑनलाइन पर आप जब जाएंगे इनकी वेबसाइट पे इनकी रेटिंग चेक करें, इनका कमीशन चेक करें, उसके बाद आप इनको परचेज करें। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना मार्केट डेवलप कर सकते हैं, माइक्रो एटीएम के थ्रू कैसे आप 500 से 800 रुपए कमा सकते हैं। ये एक दादा हैं, इनकी रियल फैक्ट मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ। ये माइक्रो एटीएम को बोलते हैं धन्यवाद जी अब बैंक नहीं जाना पड़ेगा। एक बार इनका जो बच्चा था बीमार हो गया और हॉस्पिटलाइज हो गया। रात में लगभग 11 जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बोला कि अभी 50,000 रुपये जमा करने होंगे आपको और तभी इसका ट्रीटमेंट चालू हो सकता है। आवाज तो प्रॉपर आ रही ना आपको? बिल्कुल सर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। यस सर आ रही है। ओके, तो उनका कहना था कि पैसे जमा कराओ जब भी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो दादा भगते हुए कहाँ गए? बैंक में पैसा लेने के लिए। ऑब्वियस हर व्यक्ति को बैंक ही जाना होता है। बैंक में गए तो ये दादा कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बैंक में क्राउड भीड़ ज्यादा थी, तो पैसा निकालने के लिए कई लोगों को बोला मेरा फॉर्म भर दो फॉर्म भर दो, किसी ने इनकी मदद नहीं की। बैंक में भी कोई ऐसा स्टाफ नहीं था जो इनकी हेल्प के लिए खड़ा हो, अक्सर ऐसा होता ही है। और
ना ही किसी ने इनकी मदद की। क्लर्क वगैरह तो सब व्यस्त थे, तो ये बेचारे परेशान होकर बैंक से बाहर निकल गए। कुछ दूर जाके इनको इनका कोई मित्र मिल गया, और वो मिलने वाला कोई व्यक्ति था, मित्र तो नहीं था, ये बुजुर्ग थे। तो तो ये गए, और वो व्यक्ति इनको मिला, उन इनकी पहचान वाला था। उसने पूछा, दादा क्या हुआ है, आप क्यों इतने परेशान हैं? इनने बोला कि बेटा मेरा ऐसा ऐसा। इन्होंने पूरी कहानी इसको सुनाई। वो व्यक्ति बोला, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका खाता नंबर बताइए और मैं आपका पैसा निकाल देता हूँ। उसके पास माइक्रो एटीएम और थंब इम्प्रेशन मशीन थी। हॉस्पिटल उनके साथ गया, सेम हॉस्पिटल में पैसा निकाल के उसने जमा किया। इनके बच्चे का इलाज हुआ, ये अपने घर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति इनको मिला, उनके हालचाल पूछे, तो इन्होंने अपना उसको अपना उसका एहसान जताया कि बेटा आपकी मदद से मेरा सब काम हो पाया है, मैं भी चाहता हूँ मैं आपकी कोई हेल्प करूँ, कभी आप मेरे गांव आइए। ये गए उनके गांव। जिस दिन ये गांव गए थे उस दिन उन्होंने, दादा ने पूरे गांव में बताई अपनी आप बीती कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, और एक मेरे मिलने वाला रिश्तेदार था, उसने मेरी ऐसे मदद की। गांव वाले सुन के खुश हुए, उनने बोला हमें भी ऐसी सुविधा चाहिए। तो उस व्यक्ति को बुलाया, और इन दादा ने सारे गांव वाले लोगों को एक चौपाल पर इकट्ठा किया पंचायत में, और उनसे पूरी बात बताई। तो इस व्यक्ति ने अपनी पूरी फैसिलिटी के बारे में उन जितने भी लोग सभा में बैठे थे सबको समझाया। तो वो सारे इनके कस्टमर बन गए, और उसी दिन उस व्यक्ति ने वहां 5 से 7 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन भी किया। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ उसने 700-800 रुपए उस दिन 1000 रुपए के अराउंड अर्न कर लिए थे। इसके बाद उस व्यक्ति का मार्केट वो डेवलप हो गया। धीरे धीरे वो हर एक हफ्ते में एक दिन उस गांव में जाने लगा। उस गांव के सभी किसान और जो भी लोग थे सब उससे पैसे का ट्रांजैक्शन कराते थे, और उसको बेस्ट कमीशन प्राप्त हो जाता था, और उसको शहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे उस गांव से बढ़ते बढ़ते उस व्यक्ति के पास आज 40 गांव हैं जिनमें वो जाता है और लोगों के ट्रांजेक्शन करता है। अब तो वो फैसिलिटी ऐसी देता है कि आपको अगर पैसा निकालना है तो वो, अगर आप खेत में बैठे हैं तो आप वहीं पे बुला लीजिए, मैं आपको पैसा ला के दूंगा। आज वो व्यक्ति लगभग पर डे के 2 से 3 हजार रुपए कमा रहा है। तो ये माइक्रो एटीएम की मार्केटिंग की कहानी थी, कि अगर आप लोग भी माइक्रो एटीएम के थ्रू अच्छे से अच्छा कमीशन, अच्छे से अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आप अपना एक व्यापार डेवलप करें। अगर आप गांव में जाकर अपनी सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि स्पेशली जो माइक्रो एटीएम लॉन्च हुआ है ये ग्रामीण अंचल में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए, बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, वहां फैसिलिटी देंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। आप कहीं एक जगह बैठे रहेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बताइए श्रीश कुमार। हाँ सर, उसका लिमिट कितना रहता है माइक्रो एटीएम का, मतलब कितने रुपए तक हम दे सकते हैं? हाँ, इसका जवाब आपको अमन कुमार देंगे। सर प्रेजेंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये है, एक बार मैंने जैसे मैक्सिमम 10,000 कर दिया तो दोबारा मैं यूज़ कर पा रहा हूँ 35 मिनट बाद, और दोबारा 10,000 निकल रहे हैं। और ये अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए थे उसके बाद चेंजिंग हुई थी। उससे पहले तक हम एक दिन में जितनी कार्ड की लिमिट है, अगर किसी का 25,000 लिमिट तो 25 निकल रहा था, तो ये ट्रांजेक्शन में 1-2 मिनट का गैप देना पड़ता था। और अगर किसी का कार्ड 50,000 लिमिट या 1 लाख वाला भी है तो उसके 1 लाख भी निकल रहे थे। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे इसमें चेंजिंग हुई है थोड़ी। अब एक बार 10,000 अगर कर लिया तो दोबारा कार्ड यूज़ होता है 35 मिनट बाद, और उसमें भी हम मैक्सिमम 10,000 कर सकते हैं। यानी एक दिन में सिर्फ 20,000 निकल पा रहा है माइक्रो एटीएम के थ्रू। और जो आपका आधार कार्ड वाला सिस्टम है एईपीएस का, उसका हर बैंक का वही करता है। कुछ बैंक ऐसे है जो डेली का 25,000 अलाउ करते हैं,
कुछ ऐसे है जो दिन की सिर्फ एक ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं। आप 100 रुपये करो चाहे 10,000 करो। अब SBI है, दिन में सिर्फ एक बार होता है उसका। ओके। अब कोटक महिंद्रा इनका बैंक है, उसका दिन में 3-4 बार हो जाता है। ओके। जी। शिरीष कुमार का पूछना ये है कि माइक्रो एटीएम की कैपेसिटी क्या है? तो माइक्रो एटीएम की अपनी कोई कैपेसिटी ऐसी नहीं है, आप जितने मर्जी कस्टमर्स का करो, लेकिन जो कार्ड आप यूज कर रहे हो, एक कार्ड उसकी एक कैपेसिटी बार है। इस्तेमाल करने के बाद 35 मिनट बाद चल रहा है प्रेजेंट डेट में। ओके। जी। और एक बार में मैक्सिमम 10,000 कर मतलब सकते हैं हम। सर उसके अगर एक कस्टमर को 10,000 दिए तो दूसरी बार दूसरे कस्टमर के लिए 35 मिनट रुकना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, आप जितने मर्जी कस्टमर्स का करो, कस्टमर का जैसे कार्ड चेंज होगा। हाँ। अब हर कस्टमर एक ही कार्ड थोड़ी देगा, हर कस्टमर का अपना अपना कार्ड है। मैं एक कार्ड की बात कर रहा हूँ, आपके पास पर्सन ए अच्छा, आया, एक उसने अपना कार्ड कार्ड के यूज लिए किया 35 तो मिनट बाद रुकना पड़ेगा। हाँ, हाँ, अभी 35 सेम मिनट कार्ड रुकना आपको पड़ेगा। यूज करना है। ये लिमिट भी अभी इलेक्शन के बाद इसमें सेट हुई थी, उससे पहले तो हम अपना 1-2 मिनट के गैप में भी ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे जितनी कार्ड की लिमिट थी। लेकिन अभी इलेक्शन के अच्छा, बाद से सिस्टम में चेंजिंग आई नहीं है। आगे कुछ आएगा तो पता लगेगा। अभी नया मतलब हर एक माइक्रो एटीएम का यही सिस्टम है या अलग अलग सिस्टम है हर एक माइक्रो एटीएम का, मतलब हर एक कंपनी का? अब जी मैं 2 कंपनियों का यूज करके देखा है, दोनों में सेम है। और इसमें एक चीज ये भी है कि अगर आप मान के चलो कि आपने सोचा कि मैं एक कंपनी का लेता हूँ, एक दूसरा फैमिली में किसी और के नाम से, किसी और के नाम से आपने दूसरी कंपनी का ले लिया, तो उसमें भी हो ये रहा है कि एक माइक्रो एटीएम पे यूज करने के बाद वो दूसरे में भी हाँ। नहीं चलेगा 35 मिनट तक। क्योंकि सारे माइक्रो एटीएम कनेक्टेड तो एनपीसीआई के सर्वर से ही है। सारी पेमेंट एनपीसीआई के थ्रू होती है आपकी। अच्छा, मतलब एटीएम कार्ड का जो लिमिट है वो दिन में निकाल सकते हैं हाँ। अगर? अब एक कार्ड दिन में 2 बार यूज हो रहा है। मान के चलो किसी ने आपके पास कार्ड स्वाइप कर लिया, आपने उसके 10,000 निकाल दिए, अब उसको और चाहिए 10, तो आप उसको 35 मिनट क्या रुकने है को तो कह रहे हो। एटीएम। अगर वो ये सोचेगा कि मैं किसी दूसरी दुकान पे जाके चला लूंगा, तो उसका दूसरी हम्म। दुकान पे भी नहीं चलेगा, उसमें एरर आ जाएगा। पैंतीस वही मिनट वही उसका पूछ फिक्स रहा है। हूँ मैं कि अगर जी। वो एटीएम पे जाके आया है और वहां से उसने 10,000 या 5,000 कुछ निकाले तो वो 35 मिनट बाद ही निकलेगा? नहीं नहीं, अगर उसने नॉर्मल एटीएम से 5-10 हज़ार निकाला है और उसकी लिमिट 25,000 है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हो सकता है कि बंदे ने एटीएम से पूरी लिमिट यूज कर ली कि 25,000 डेली की लिमिट है या 40,000 डेली की लिमिट है, और वो एटीएम से निकाल चुका है, तो वो कार्ड हमारे अच्छा, पास काम नहीं करता। काम नहीं लेकिन करेगा। अगर हमारे पास उसने 10,000 निकाले, उसकी दिन की लिमिट 30,000 है, तो 20,000 अच्छा। एटीएम से जाके निकाल सकता है। हाँ, एटीएम से जाके निकाल सकता है। हाँ अच्छा, जी। वही पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, कई बार डायरेक्ट। क्या होता है एटीएम पे कैश नहीं रहता है तो बिल्कुल एक आध ट्रांजेक्शन के बाद एटीएम क्या क्या दिखाता है, कैश नहीं है करके उसको मैसेज देता है तो वो हमारे पास आ सकते हैं ना उसके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस समय अगर फास्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ठीक है ना? हाँ, माइक्रो एटीएम पे फर्स्ट हो रहा है। अब मान के चलो आपसे पहले वो आपके हम्म। पड़ोस में किसी और दुकान पे जाके माइक्रो एटीएम में ही कार्ड उसने स्वाइप किया है, तो एरर अच्छा, आएगा। अगर तो उसने एरर आएगा। नॉर्मल जो बैंक के एटीएम लगे होते हैं उनमें करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो जी। मतलब उसको और ये भी दूसरा पहले ऑप्शन किसी के 35 साथ मिनट ऐसा नहीं रोकने। हुआ कि इलेक्शन के बाद ही ऐसा हुआ है। अब क्या पता कुछ टाइम में ठीक भी हो जाए। हाँ, कुछ टाइम ठीक हो जाए, गवर्नमेंट नहीं अगर भी नहीं नहीं भी है। हो रहा है तो उसको दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे 10,000 निकालो और बाहर जाके हाँ, एटीएम नॉर्मल में एटीएम जाके से। निकाल लो, उसको दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सेम डिवाइस पर आपको 2 बार ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको 35 मिनट वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिंगल टाइम माइक्रो एटीएम का यूज कर रहे हैं और वन टाइम आप एटीएम का यूज कर रहे हैं जो हमारे ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, तो आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। अभी किसी और का कोई इंक्वायरी है? नो सर। चलिए, इसके बाद हम जो बात करते हैं, माइक्रो एटीएम से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ें कि ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म का नाम है
और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता क्या है, कैसे ये काम करता है, तो समझ लीजिए जितने भी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, सेल्स करती हैं, परचेज करती हैं, ई कॉमर्स कंपनी के अंतर्गत आती हैं। इनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी कंपनियों में से हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं। और ये काम कैसे करती हैं, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन बनवा रखा है। उस वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अपने प्रोडक्ट को शो करती हैं। जिस किसी को ये प्रोडक्ट पसंद आ जाते हैं वो ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं। अब आप लोग भी अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। आप भी अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स के साथ साथ आप लोग अपना बारकोड भी जनरेट करा सकते हैं और बारकोड को मार्केट में सरवाइव भी कर सकते हैं। बारकोड जैसे फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे, ये सारे बारकोड आप अपने मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स कंपनियां और अपने बारकोड किस तरीके से काम करते हैं, वो करते हैं पेमेंट गेटवे के थ्रू। जितना भी पेमेंट हम ऑनलाइन के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी पेमेंट बारकोड या कोई यूपीआई के थ्रू लेते हैं तो वो पेमेंट डायरेक्ट हमारे अकाउंट में नहीं जाता है, वो पेमेंट गेटवे के बाया होते हुए हमारे अकाउंट में जाता है। ये देखिए, पहले मर्चेंट ने कोई पेमेंट किसी बैंक को या किसी कंपनी को दिया तो वो पहले पेमेंट गेटवे में जाएगा। पेमेंट गेटवे के बाद वो बैंक में जाता है और बैंक से अगर हमारे पास आता है तो पेमेंट गेटवे से होते हुए हमारे पास आता है। ये पेमेंट गेटवे क्या है, एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं। जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रिपेयर करते हैं, जब आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाते समय हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमसे बोलता है या हम उसको बोलते हैं कि हमको एक पेमेंट गेटवे चाहिए, क्योंकि हम भविष्य में हमारे क्लाइंट से पैसे का लेन देन इसी एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे। तब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आपका होगा, टेक्निकल सपोर्टर, वो आपको बोलता है कि सर आप पेमेंट गेटवे ले लीजिए, और पेमेंट गेटवे का आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। इस पेमेंट गेटवे को लेने के बाद हमारी जो भी संस्था है, आपका इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है या कोई एप्लीकेशन है, उसमें पेमेंट लेने की क्षमताएं आ जाती हैं, पावर आ जाती है। अगर आपके पास पेमेंट गेटवे नहीं है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू कोई भी पैसा लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पेमेंट गेटवे जरूरी है। मार्केट में अभी एक कंपनी चल रही है जिसका नाम है रेजर पे। ये बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरेन की, अमेरिका की कंपनी है। ये भी पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। और भी ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो पेमेंट गेटवे प्रोवाइड। अगर आप अपना कोई बारकोड डिजाइन करते हैं, अपना यूपीआई जनरेट करते हैं, तो भी आपको पेमेंट गेटवे की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग ये ना सोचें कि सर पेटीएम बहुत बड़ी चीज है, अमेजन बड़ी है, हमारा बारकोड कौन लेगा। अगर आपके अंदर बिजनेस करने की क्षमताएं और मार्केटिंग आपकी स्ट्रांग है तो आप भी अपना एक बारकोड मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। एटलीस्ट कई लोग तो अपना बैंक भी चला रहे हैं, छोटा छोटा कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट कर लेते हैं और उसको बड़े स्तर पर भी ले जाते हैं। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई इंक्वायरी करना है? चलिए चलिए, आपको हाँ जी, हाँ जी। सिराजुद्दीन, आपकी आवाज अगर माइक्रो एटीएम से कोई पैसा निकाल रहा है हमारे शॉप से, तो उसके लिए हमको सेविंग अकाउंट तो चलेगा नहीं, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा अलग से। मैंने आपको बताया कि एक लीगल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप करंट अकाउंट का ही उपयोग करें। सर मैं करंट अकाउंट में डॉक्यूमेंट क्या लगता है सर? एक सेकंड सुन लीजिए, बताइए क्या कह रहे हैं अमन जी। करंट अकाउंट में डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? सर मैं ये चीज कह रहा था, जैसे ये पूछ रहे हैं कि किस अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर इनकी मार्केट में कैश विड्रॉल के साथ डिपॉजिट का अच्छा काम है, या फिर वहाँ पे जो अलग अलग तरह की आपकी डिलीवरी की सर्विस हो गई, एक्सप्रेस बीस की हो गई, या फिर चोलामंडलम हो गई, इस तरह के बड़े फाइनेंस वाले और भी होते हैं,
तो उसमें ये चीज हो जाती है कि हम पैसा विड्रॉल करते हैं कस्टमर के एटीएम से, वो पैसा पहले हमारे वॉलेट में आता है, हमारा बैंक अकाउंट डायरेक्टली उसमें अटैच नहीं होता। जी। तो उससे क्या हुआ, मैंने पैसे निकाले, वो मेरे वॉलेट में आ गए। वॉलेट के बाद कोई कस्टमर आया तो मैंने पैसे ट्रांसफर करवाने हैं, तो उसी पैसे को मैं ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। मेरे को अपने खाते में राजुद्दीन, पैसा डालना आपकी है। आपकी माइक को ऑफ कर लीजिए राजुद्दीन। जी सर, समझ गए सर। तो सर तो हमें बोलिए, एक अलग बोलिए। से अकाउंट तो खोलना पड़ेगा ना, सेविंग अकाउंट हाँ से मान जी। लिया हमको अगर वैलेट में है पैसा, तो हमको अगर ट्रांसफर करना है अकाउंट में, या अकाउंट से वैलेट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा कि सेविंग अकाउंट से ही हो जाएगा? अगर आपने अपने वॉलेट में पैसा डलवाना है, वो तो कंपनी से कंपनी वेरी करता है। जिस कंपनी से मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपने खाते से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करता, मैं डायरेक्टली कंपनी के खाते में जमा करता हूँ, मेरे वॉलेट में पैसा आ जाता है। लेकिन अगर आपकी मार्केट में ऐसा है कि आपके पास विड्रॉल ज्यादा हो रहा है लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा, जी। तो आपको कैश निकालने के लिए बैंक खाता इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी मार्केट में पता कर सकते हो कि चोलामंडलम हो गया, डिलीवरी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, इस तरह की काफी सारी कंपनीज हैं जो कि हमारे को कैश दे देती है और उनकी पेमेंट जमा कर देती है। मेरे पास रेगुलर बेस पे चोलामंडलम वाले आते हैं, उनकी कभी 20-25 हजार पेमेंट होती है, कभी लाख की होती है। तो मेरे को अपने खाते में पैसा नहीं डालना पड़ता, मेरे को वहां से कैश मिल जाता है। या फिर कोई कस्टमर आता है ट्रांसफर के लिए, वहाँ यूज हो जाता है। लेकिन अगर आपको कैश ही दोबारा निकालना है तो आपको करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा, बाकी तो इस तरह से आपको कोई आसानी से जरूरत पड़ेगी। जैसे विड्रॉल हमारे पास ज्यादा हो रहा है, डिपॉजिट कम हो रहा है, तो वैलेट में पैसा होगा नहीं हमारे पास, तो कैश तो हम अपने पास से दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए वैलेट में पैसा होगा नहीं, कैश हम अपने पास दे रहे हैं, तो फिर मान लीजिए हमको वैलेट में ये जो पैसा हमको दे रहे हैं, तो उसके अकाउंट से जो पैसा हमारे में आ रहा है, तो वो वैलेट में आएगा। बिल्कुल, वो वॉलेट में आएगा। वॉलेट से आपको अपने बैंक खाते में सेटल करना पड़ेगा अगर आपने बैंक से कैश निकालना है। लेकिन हम जो पर्सनल यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम अपने खाते में लेते नहीं है इसको। हम क्या करते हैं, मार्केट में जो इस तरह की मैंने कंपनी से बताई आपको, तो वैसे ही आपके आसपास भी कोई इस तरह की कंपनी होगी, कोई माइक्रो फाइनेंस वाले होंगे जिनके पास किस्तें, अब जैसे होता है कि किसी की किस्त बाउंस हुई है, तो जो आपका माइक्रो फाइनेंस का एजेंट है वो उससे कैश रिसीव करता है, उसके बाद उसको वो जमा करवाना पड़ता है। तो वो लोग भी ये करते हैं कि जो सीएसपी वगैरह होते हैं, उनके पास कैश कलेक्शन की ऑप्शन होती है, तो उसमें कंपनीज बहुत सारी है। अब वो आपकी लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। अगर मान लीजिए ऐसा न करना हो, तो अगर मान लीजिए प्लस सेविंग अकाउंट से हम ऐसा कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत? अब सेविंग अकाउंट से ज्यादा लेन देन करोगे तो फिर तो उसमें इनकम टैक्स वाले पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स वालों का कहना है कि करंट अकाउंट का इस्तेमाल करो बिजनेस के लिए, सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करो पर्सनल लेन देन के लिए। बिजनेस के लिए करंट जैसे कई कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि गूगल पे से कैश मांगते हैं, तो उसमें अकाउंट के लिए पर्सनल जीएसटी अकाउंट चाहिए यूज ना? करना पड़ता है। हाँ जी, करंट अकाउंट खोलने के लिए जीएसटी चाहिए? नहीं, पर्सनल करंट खुल जाता है बिना जीएसटी के। जीएसटी क्या कभी खुल जाए? क्या डॉक्यूमेंट लगता है करंट अकाउंट में? अब वो तो आप जिस बैंक में जाओगे, हर बैंक के अपने कानून है। पर्सनल करंट में वैसे आधार कार्ड का काम हो जाता है। बैंक में नहीं, अगर आप फर्म का करंट अकाउंट खोलोगे तो उसमें एमएससी भी मांगेंगे, अगर आप फर्म का खोलते हो। अगर आप अपना पर्सनल खोलते हो इंडिविजुअल, तो उसमें वो फर्म का कुछ भी नहीं मांगेंगे। अब करंट अकाउंट जो मैं यूज करता हूँ, मैं खुद पर्सनल करंट यूज करता हूँ, फर्म का यूज नहीं करता। ठीक है, थैंक यू। सौरभ, कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं सर। जय नेतम, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर। आपका हैंड रेज है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो करंट अकाउंट ओपन करना है। और रही बात जीएसटी से रिलेटेड बात, तो अगर आप करंट अकाउंट ओपन करने कहीं जाते हैं और कोई बैंक आपसे जीएसटी मांग रहा है, तो ऐसे और भी बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं जो विदाउट जीएसटी भी आपको करंट अकाउंट ओपन करते हैं। सर मैं एग्जाम्पल के लिए एक बात बोलूंगा। बताइए।
सर जैसे कुछ लोग कुछ भैयाओं का मतलब बात कहना है कि अकाउंट करेंट अकाउंट खुलवाने में जीएसटी लगता है, बट ऐसा कुछ भी हम्म नहीं है। जीएसटी अब मैंने हम्म मेरे दो दो करेंट अकाउंट हैं, हम्म, विदाउट जीएसटी है। जी हाँ, जी, एक एसबीआई करेक्ट में है है ये। और बैंक के हिसाब से हम्म, होता है। बैंक जैसा बैंक है वो बैंक अप्लाई करता है कि क्या क्या लेगा नहीं नहीं लेगा डॉक्यूमेंट। सब बैंक के नहीं हाँ नहीं है, बट जीएसटी वाला सब बैंक नहीं नहीं लेते। बट हाँ, इनकम क्या टैक्स ये जो एसबीआई बनता है एसबीआई मास्टर की सही में बात सही करेंगे बनता आप? है। जेमनी सर। एसबीआई की बात करेंगे आप तो? हाँ जेमनी जी, सर। जी सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में। सर मैं ये हाँ बोल रहा था बताइए। कि आप इन्हें बता दीजिएगा सैटरडे संडे इनका ऑफ रहेगा, मंडे से इनकी क्लास होगी 10:05 से। जी हाँ, मैं डाल दूंगा कैलेंडर। हाँ वो जी सर, मैंने ग्रुप ग्रुप में में भी डाल देख दिया। लिया थैंक हमने। यू सर। थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो मच। ओके। हाँ जी। जी हाँ, जैसे मैं बता रहा कि एसबीआई का और मेरा बंधन बैंक में है। इन्होंने मैंने अपना सिर्फ उद्यम आधार दिया था, उसके अकाउंटिंग मेरा आधार अकाउंट खुल गया था। होता ही पैन है, कार्ड आधार ऑब्वियस कार्ड। बात है ये, होता है। जी ऐसा ही होता है क्योंकि हर एक बैंक जीएसटी की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि करंट अकाउंट और जीएसटी का कोई तालमेल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपसे संबंधित बैंक मांग रहा है तो एक और हम्म चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले अगर कहीं भी कोई कठिनाई महसूस हो रही है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले संबंधित फर्म के बारे में आप पूरा स्टडी करें, उसके बाद डिसीजन लें। हो सकता है आपका अकाउंट उस बैंक ब्रांच को खोलना ना हो, तो आपको बोल दिया हो कि ऐसा लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए। क्योंकि मोस्टली जो ब्रांचेस होती हैं जीएसटी क्लियर डिमांड करती हैं, और अगर किसी बैंक ने किया है तो क्या उसके प्रावधान में, उसके प्रोसीजर में ऐसा है कि उस जीएसटी के बाद ही अकाउंट खोलेगा या नहीं है। ये दोनों ही चीजें होती हैं, तो आपको ये सब समझना है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म होती है, आपने नाम सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड फर्म। यस सर। प्राइवेट लिमिटेड फर्म को अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले उसको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। और जब करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद वो जीएसटी लेगा या नहीं लेगा वो उसके बाद की डिसाइड होता है, पहले प्री डिसाइड नहीं होता। तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएगी? तो डेफिनेटली करा सकती है। इसके साथ साथ कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 50,000 रुपए मेंटेन करते हैं अपने करंट अकाउंट में। लेकिन कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो जीरो बैलेंस पे भी करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, कुछ बैंक 5,000 पे भी कर देते हैं। मैं ऐसे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको आपका आंसर मिल जाए कि क्या वाकई में करंट अकाउंट ऐसे ही खोले जाते हैं कि जीएसटी लगेगा, या कई बैंक हैं जिनकी पॉलिसीज डिफरेंस हैं जो विदाउट जीएसटी और जीरो बैलेंस पर भी करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब जो लोग जीरो बैलेंस पर करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हमें उनकी टर्म्स और कंडीशन को रीड कर लेना चाहिए। ये मस्ट है कि वो 1 साल तक जीरो बैलेंस तक आपका खाता ऑपरेट करते हैं, इसके बाद फिर से 10,000 या 20,000 मेंटेनेंस रखने के लिए बोलते हैं। क्लियर है? जी सर। जी सर। रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते। आगे बढ़िए सर। आप लोग एक स्क्रीन आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्पेशल नोट्स हैं जो आपको आईआईबीएफ में या होने वाले एग्जाम में काम में आएंगे। सर फुल स्क्रीन कीजिए, ये आधा ही दिख रहा है। चलिए, अभी शो हो रहा है। हाँ हाँ। स्क्रीनशॉट ले लें और बोलते जाएं, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़िए सर, ले ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़िए सर। इसका भी ले लीजिए। माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन, कन्वीनियंट कैश विड्रॉल, इंक्लूसिव कन्वीनियंस बैंकिंग। इसका पीपीटी ग्रुप पे मिलेगा ना सर? पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीपीटी पता नहीं आपको कब मिलेगा। स्क्रीनशॉट तो ले रहे हैं।
हाँ, तो यूज अभी हो जाएगा इसका। अब ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया है, ये हमारी माइक्रो एटीएम से रिलेटेड है। मैं आपको एक पीपीटी और शो कर रहा हूँ, जो फैक्ट हैं आपको यूज में आएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। उसके भी स्क्रीनशॉट्स आपको लेने हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता भी चलूं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक इंफॉर्मेशन है किस तरीके से माइक्रो एटीएम काम करता है, क्या क्या काम करता है। तो डिपॉजिट करता है, विड्रॉल करता है, फंड ट्रांसफर और बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट हम माइक्रो एटीएम के थ्रू देख सकते हैं। दूसरा है आधार प्लस बायोमेट्रिक का यूज कर सकते हैं, आधार ओटीपी का कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कार्ड का बायोमेट्रिक का यूज कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट कार्ड और ओटीपी का कर सकते हैं। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट ये वाला है, ले लीजिए। इसमें आपको बताया है फुल फॉर्म क्या है, और ये बहुत उपयोगी चीज है। एपीआई की, एएसए की, यूपीआई, यूआईडीए, यूआईडीएआई, सारी फुल फॉर्म्स आपको इसमें मिल जाएंगी। यहाँ से बाहर फुल फॉर्म में नहीं जा रहा है। सीएमएमएस, सेंट्रल माइक्रो एटीएम मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लुएंस, एफआई, आईबीए, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। आगे बढ़ा जाए। ओवरव्यू ऑफ माइक्रो एटीएम डिवाइस। इसमें हम क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर और बैलेंस इंक्वायरी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बेसिक हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप ले लीजिए। हो गया? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपका। व्हाट इज इंक्लूडिंग इन द माइक्रो एटीएम स्टैंडर्ड? बेसिक फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बेसिक हार्डवेयर और मैसेजिंग। रोल ऑफ द वेरियस पार्टिसिपेंट्स, issuing बैंक, acquiring, multilateral switch। देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरीके से आप विड्रॉल करते हैं और किस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हैं।
फंड ट्रांसफर, और बैलेंस इंक्वायरी। ऑपरेटर एंटर कस्टमर BIN नंबर और आधार नंबर। इसके बाद हम उसमें डिस्प्ले में कस्टमर सीक द परफॉर्मेंस और बैलेंस इंक्वायरी, and then customer indicate confirmation by the supplying biometric authentication by the default or other method such as OTP and feedback. आप जब माइक्रो एटीएम से पेमेंट निकालते हैं उसके बाद एक स्लिप निकल के आती है, वो स्लिप में क्या क्या होता है ये आपकी नॉलेज में पूरा होना चाहिए, तभी आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपका क्या क्या डिटेल आया है। तो सबसे पहले बैंक का नेम और लोगो आता है, जिस भी बैंक का आप माइक्रो एटीएम या अपना उसका अकाउंट चला रहे हैं। सर्विस का नाम आता है, BC का नाम आएगा, ऑपरेटर लोकेशन आएगी, जहां भी ऑपरेटर है वहां की लोकेशन, आइडेंटिटी फिगर में क्या आएगा, C फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम नंबर, कस्टमर का नाम आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा, 6 डिजिट कस्टमर का आधार कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट्स आएंगे, ट्रांजैक्शन का डेट एंड टाइम आएगा, टाइप आएगा कि डिपॉजिट किया है कि विड्रॉल किया है, बैलेंस इंक्वायरी किया है, फंड ट्रांसफर किया है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट आएगा और अकाउंट बैलेंस आएगा कि उसका बैलेंस कितना है। एक बायोमेट्रिक मशीन के लिए, माइक्रो एटीएम मशीन के लिए। दिख रहा है आप लोगों को? सबको शो हो रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि आधार एनेबल मशीन पर जब थंब लगाया जाता है तो फिंगर्स किस तरीके से होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भविष्य में आप अपने जो BC सेंटर होंगे वहां पे इसको प्रिंट करके लगाइए, जिससे कस्टमर को यह सहायता रहती है कि किस तरीके से वो फिंगर का यूज करे, राइट यूज क्या है और रॉन्ग यूज क्या है, जिससे आप भी परेशान नहीं होंगे और कस्टमर भी परेशान नहीं होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो रोहित कुछ बोल रहे हैं आप? रोहित? जी सर, नमस्ते कुछ बोल सर। रहे हैं? कुछ बोलना है? मेरी तरफ स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। अच्छा, जी, अब मैंने शेयरिंग बंद कर दी है। क्या बोलना है सर? कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बहुत अच्छा आप पढ़ाएं, यही हमारी आपसे। थैंक यू रोहित। तो ये तो सारी चीजें हो गई। इसके बाद जब आप अपने कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं उसके साथ साथ आप अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना हमको प्रॉपर आना चाहिए। आप लोगों ने भी IIBF की पोर्टल पे जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं तो वो प्रॉपर सबमिट नहीं हुए, उन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से रिसाइज करने का तरीका क्या होता है, ये सारा कुछ आप अपने से सीखें और आगे बढ़ें। और
रिसाइज करके अपलोड किए थे, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप पे दोबारा मांगे थे हमारे से। एक्चुअली में वो अपलोड करने के बाद व्हाट्सएप पे इसलिए मांगे गए थे क्योंकि वो प्रॉपर नहीं सबमिट हुए थे आपके। आपका और जो सर उसमें एक दिक्कत मैंने और देखी थी, जैसे सबमिट किए थे उसके बाद मैंने लॉगिन करके सारे ऑप्शन चेक किए कि उसमें क्या क्या आ रहा है। तो वहां पे हमारे से स्टार्टिंग में आधार कार्ड अपलोड करवाया गया, लेकिन बाद में अंदर पैन कार्ड की जगह पे आधार कार्ड आ रहा था। पैन कार्ड का ऑप्शन स्टार्टिंग में था नहीं। जब रजिस्टर किया, लॉगिन किया, वहां पे देख के आ रहा है पैन कार्ड, और अपलोड वहां आधार दिखा रहा था। स्टार्टिंग में आधार आ रहा था हमारे पास अपलोड करने के लिए। नहीं, एक्चुअली में आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो ब्लर थे आपके। उसकी वजह से अगर उन ब्लर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट हम डायरेक्ट करवा देते हैं तो आपको आईआईबीएफ की साइट पर फिर इशू बनता है और उसके बाद करेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए चलो सर, आप वो तो सब व्हाट्सएप कर दिए थे हमने दोबारा। हाँ, उसके बाद वो सर व्हाट्सएप आप करके क्या submit किए। बोलिए। कह रहे हो कि सर आप क्या क्लियर हो गए हैं? जो अपलोड किया हुआ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हमारी साइड से तो क्लियर है। आपने जैसे डॉक्यूमेंट दिए थे वैसे अब सबमिट कर दिए गए हैं। अगर उसके बाद कोई इशू बनेगा तो फिर बाया मेल आपके इशू को रिजोल्व किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कल सैटरडे और संडे आपका लीव रहेगा। मंडे को सभी लोग माइक ऑफ करिए अभी 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 प्रताप माइक ऑफ करिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। अभी प्रताप हेलो। यस माइक सर। ऑफ करिए। तो हेलो सर। आप हाँ जी बोलिए। हेलो। बताइए। हाँ, क्या बोल रहे थे सर आप? मेरा नाम बता रहे थे, विप्लव विप्लव करके। नहीं, विप्लव नहीं बोला, अभी प्रताप बोला था। अच्छा सर, ठीक है, तो फिर मैं म्यूट कर देता हूँ। सो कल आपका लीव रहेगा। कल का हमारा हॉलीडे है और संडे भी हमारा लीव रहेगा। मंडे को हम ज्वाइन करेंगे। ओके। ओके सर। क्लास मंडे खत्म से हो गई सर। सर मंडे से क्लास स्टार्ट होगा फिर? शायद हो क्लास गया खत्म हो भाई। गया। होगी तो क्लास ऑफ। अभी 2 दिन ऑफ दे तो फिर 2 दिन आगे बढ़े के